तो सर्विस प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि जो भी सर्विसेज कंपनी के लिए बाय करनी पड़ती है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मुझे समझो मेंटेनेंस है, मेरा एसी मेंटेनेंस है, समझो ऑफिस का एसी है उसका मेंटेनेंस है, या तो कुछ रिपेयर करवाना है, या प्लांट मेंटेनेंस में मतलब पीएम मॉड्यूल में, या वेयर हाउस में प्लांट में कहीं पे मेरा फोर्कलिफ्ट है उसका मेंटेनेंस करवाना है, मेरी कोई मशीन है उसका मेंटेनेंस करवाना है। तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज। ओके, तो ये सर्विसेज लेने के लिए एक अलग प्रोसीजर है। अभी तक हमने डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट में जो देखा वो था मटेरियल का प्रोक्योरमेंट, मटेरियल खरीदना, तो इन्वेंट्री आता है वगैरह वगैरह सब होता है। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं कि सर्विसेज कैसे लेने। मत सर्विसेज में क्या होता है, कोई टीम, एक बंदा या टीम आती है अपने लोकेशन पे, और उसके बाद वो लोग उसको एसेट को मतलब मशीन को या एसी को रिपेयर करके या व्हीकल को रिपेयर करके चले जाते हैं वो लोग। ओके, तो ये मेनली उनका वर्किंग स्टाइल होता है। ओके, तो इसमें क्या है ना, इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर, एक आध ट्रांजैक्शन चेंज हो जाता है बहुत, मतलब हर पीओ में भी कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है। ओके, बनाते वक्त। तो ये हम आज पढ़ने वाले कि सर्विस का ओवरऑल प्रोक्योरमेंट कैसे किया जाता है। ओके, तो अभी इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ बनती है वो है सर्विस मास्टर। ओके, जैसे हमने मटेरियल मास्टर सीखा है वैसे सर्विस मास्टर AC01 करके एक ट्रांजैक्शन है, AC01। तो ये ट्रांजैक्शन में हम लोग सर्विस का मास्टर बनाते, तो ऑब्वियसली हर बार नहीं बनाएंगे। ओके, ये मास्टर डेटा का ये अभी एसी सर्विसेज का यहाँ पे देखो एक दिख रहा है। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि अभी जब भी एसी का सर्विसिंग करवाना है तो वो टाइम पे मैं यही वाला सर्विस लेके पीआर और पीओ बनाने वाला हूँ। ओके, अभी समझो हमें और कोई वेयर हाउस के लिए और एक सर्विस बनाना है, वो है फोर्कलिफ्ट रिपेयर। ओके, अभी फोर्कलिफ्ट रिपेयर फोर्कलिफ्ट रिपेयर करने के लिए हमें एक सर्विस मास्टर बनाना है। तो मैं यहाँ पे फोर्कलिफ्ट रिपेयर डिस्क्रिप्शन डालूंगा। ये बहुत इजी होता है ये मास्टर बनाना। यहाँ पे ये सेम कैटेगरीज है, जैसे हम मटेरियल टाइप या पीओ टाइप ऐसी चीज़ें हम लोग बनाते थे, तो ये सेम उसी का तरीका है। ओके, ये क्या है, सर्विस कैटेगरी। तो कैटेगरी हम नहीं भी बना सकते, लेकिन यूजुअली लोग ये ऑल वाला या इसमें से कौन सा भी एक सिलेक्ट करते हैं, तो मैं ऑल वाला लेता हूँ। अभी आता है बेस यूनिट ऑफ मेजर। तो जब मैं मेरा फोर्कलिफ्ट का रिपेयर करवाने वाला हूँ, समझो एक फोर्कलिफ्ट का रिपेयर करवाने वाला हूँ, तो वो एक एक्टिविटी है कि बंदा आया, उसने एक एक्टिविटी की, मतलब रिपेयर किया और वो चला गया। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको एक्टिविटी यूनिट करके डिफाइन करते हैं, AU, क्योंकि एक एक्टिविटी होने वाली है। तो ये एक्टिविटी यूनिट, वन एक्टिविटी इज़ वन AU। मतलब एक समझो मेंटेनेंस, AC मेंटेनेंस का दिया है, तो देते वक्त हमने दिया है 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया उनके साथ। उनको हर महीने आके AC मेंटेनेंस देखना है, करना है और जाना है। तो ये उनका एक्टिविटी हर महीने का, तो ऐसा 6 महीने का एक्टिविटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी यूनिट मतलब AU 6, क्वांटिटी कितना है 6। ओके, अभी पीओ में जाएंगे तब पता चलेगा वो चीज़। अभी यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें डाल सकते हैं, नहीं डाला तो भी चलेगा। मटेरियल ग्रुप, अभी जो भी मटेरियल ग्रुप आप इसके लिए बनाओगे, अभी यहाँ पे सर्विसेज है तो वो हमने लगा लिया। तो दिस इज़ समथिंग कि हम बनाते हैं जैसे ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत इन द सेंस कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे इसको बनाया जाता है। और अभी इसमें वैल्यूएशन क्लास भी डाला जा सकता है। अभी आपको वैल्यूएशन क्लास के बारे में मालूम है। ओके, वैल्यूएशन क्लास भी यहाँ पे डाला जा सकता है और बाकी सारी डिटेल्स है। अभी ये देखो, ये टैब्स है ना, ये ओपन कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो, इसको एक्सपांड करो
और यहाँ पे आपको बाकी चीज़ें दिखेंगी। अब यहाँ पे कुछ लॉन्ग टेक्स्ट डालना है वो भी डाल सकते हो, बट इनिशियली इतना इन्फॉर्मेशन डालने पर हम सर्विस मास्टर बना सकते हैं। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे फोर्कलिफ्ट रिपेयर के लिए एक सर्विस मास्टर बना है 300112, ये बना है। ओके, अभी मुझे क्या करना है, समझो मुझे PR बनाना है ME51N। तो मैं PR में जाता हूँ /n ME51N। ओके, यहाँ पे मैं आया। अभी डॉक्यूमेंट टाइप अगर सर्विस का अलग है तो मैं वो सिलेक्ट करूँगा, नहीं तो ठीक है मेरा जो भी है। अभी ये ZRSR बनाया चलता है कि देखते हैं, मतलब कुछ कॉन्फ़िग बचा तो नहीं इसका। अभी PR बनाना मालूम है आपको। सिर्फ PR में एक चीज़ अलग करनी पड़ती है इसमें, यहाँ पे K कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट करना पड़ता है और यहाँ पे D सर्विसेज सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अब क्या होगा, ये आपका पूरा PO है ना कॉस्ट सेंटर मतलब सर्विसेज के लिए एक्टिवेट हो गया है। अभी इसमें सारी सर्विसेज चलेंगी। ओके, अभी सर्विसेज मतलब क्या, अभी यहाँ पे प्लान डालो 1710। अभी यहाँ पे मटेरियल ग्रुप डालो जो भी आपको चाहिए, मतलब ये सर्विसेज ले लिया। अब देखो एक नया टैब यहाँ पे ओपन हो जाता है, यहाँ पे देखोगे सर्विसेज। तो ये सर्विसेज में आपको यहाँ पे वो आपका सर्विस नंबर डालना है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ एग्जीक्यूट, ओके, फोर्कलिफ्ट रिपेयर मैंने डाला। अभी मेरे पास फोर्कलिफ्ट रिपेयर कितने रिपेयरिंग के लिए आना है, उसको समझो 5 फोर्कलिफ्ट का रिपेयरिंग करना है तो उसको वो आएगा। कितना USD है, 300 USD पर इसका है, पर फोर्कलिफ्ट रिपेयर का है। अभी यहाँ पे एक GL अकाउंट और एक कॉस्ट सेंटर डाला जाएगा। तो ये आपको दिया जाता है। ये कॉस्ट सेंटर यूजुअली मतलब हर डिपार्टमेंट को एक डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट सेंटर दिया जाता है। तो वो कॉस्ट सेंटर डाल के यहाँ पे आपको GL डालना है और आपको एग्जीक्यूट करना है। ओके, अभी यहाँ पे आपको परचेसिंग ग्रुप भी लेना पड़ेगा, तो मैं एक रैंडम ले लेता हूँ और यहाँ पे ये जो अपना टेक्स्ट है वो सिर्फ शॉर्ट टेक्स्ट में डाल देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखो मटेरियल डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, K और D डालने की वजह से मटेरियल नहीं डाला तो भी चलता है। यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट डालो, क्वांटिटी 1 AU यहाँ पे आएगा, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे नीचे दिखेगा। और बाकी तो सेम चीज़ है, सिर्फ ये टैब बढ़ जाता है, एक अलग आ जाता है। तो सर्विस नंबर, क्वांटिटी और ये प्राइस है उसका पर क्वांटिटी का। अगर यहाँ पे अभी अकाउंट असाइनमेंट एक टैब बढ़ जाता है, जो कि अभी हमने GL अकाउंट और कॉस्ट सेंटर डाला था, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ तक डाउट किसी को कुछ? सर्विस के लिए मटेरियल कोड बना सकते हैं क्या सर आप? मटेरियल कोड यूजुअली नहीं बनाते, मतलब सर्विस का क्या है ना, प्रोक्योरमेंट अलग है। देखो अगर मटेरियल कोड बनाओगे तो इन्वेंट्री आएगा, ओके, लेकिन इसके बाद में अभी S4 में रिसेंटली SAP ने एक चीज़ दिया है लीन सर्विस प्रोक्योरमेंट करके, तो उसमें यहाँ पे मटेरियल बना सकते। तो इन ऑल सर्विस प्रोक्योरमेंट के अभी ये पुराना तरीका है, अभी भी चलता है। 99.9% कंपनी में यही तरीका चलता है, ओके। और अभी जो नया आया है लीन सर्विस प्रोक्योरमेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें मटेरियल के साथ करते हैं, उसमें ये टैब नहीं आता है, ओके। प्रणाल, माधुरी, ओके ओके। और कॉस्ट सेंटर क्यों यूज करते सर? कॉस्ट सेंटर मतलब क्या होता है कि डिपार्टमेंट है अभी मेरा, अभी ये जो कॉस्ट जाएगा इसका पूरा कॉस्ट, तो मटेरियल जब होता है तो मटेरियल में क्या होता है, वैल्यूएशन क्लास से GL अकाउंट आता है, ओके।
और उसके हिसाब से कॉस्टिंग फाइनेंशियल एंट्री होता है। तो अब कॉस्ट सेंटर क्यों होता है कि देखो हर डिपार्टमेंट को ना कुछ वैल्यू मतलब ईयरली या क्वार्टरली टारगेट दिया जाता है। टारगेट इन द सेंस नॉट टारगेट, एक अमाउंट दिया जाता है। ओके, समझो मेंटेनेंस वेयर हाउस को दिया था टोटल $10,000 का, तो $10,000 का वो लोग सर्विसेज ले सकते। ओके, तो ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है कि 10,000 ही क्यों देना है, 20 क्यों नहीं देना है? तो ये पिछले 2-3 सालों के डेटा से निकालते हैं कि वेयर हाउस को 3 महीने के लिए कितना चार्जेस नॉर्मली लगता है। ओके, तो ये कॉस्ट सेंटर वेयर हाउस कॉस्ट सेंटर होता है, वो डिपार्टमेंट को दिया है कि आप जो भी चीज़ें मटेरियल नहीं है और आपको लेनी है, इट मीन सर्विसेज, तो उसके लिए आप ये कॉस्ट सेंटर डालो आपका। तो बाद में ट्रैकिंग होगा कि वेयर हाउस के कॉस्ट सेंटर में कितना अभी तक खर्चा हुआ है, और कॉस्ट सेंटर को ये लोग बजट भी दे सकते हैं कि 10,000 का बजट है तो 10,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, माधुरी ओके? यस यस। और ये कॉस्ट सेंटर फाइनेंस का रिलेटेड रहता है क्या? फाइनेंस एमएम के रिलेटेड? फाइनेंस। ओके, ये कितने बनाने हैं, क्या करना है, ये सब इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे फाइनेंस टीम है ना बात करता है फाइनेंस के मतलब क्लाइंट के फाइनेंस लोगों से, और उससे ये डिटेल्स निकालते वो लोग। ओके, अभी इसको मैं सेव करता हूँ। ओके, ये सेव हो गया मेरा पीआर। अब मैं जाऊंगा ME21N में। ME21N में मैं क्या करता हूँ, मेरा पीआर रेफरेंस यहाँ पे डाल देता हूँ। सिस्टम पूछ रहा है परचेसिंग ग्रुप, डाल दिया। 1 मिनट अब पानी पीता हूँ। सप्लायर, अब देखो क्या बोल रहा है। ओ ऐसा है क्या? ठीक है, और एक पीआर बनाते हैं। हे हाय विनीत, मैं NB लेता हूँ क्योंकि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरा नहीं है। ये हो गया मेरा पीआर। अब मैं बनाता हूँ इसका PO। अभी PO में मैं यहाँ पे परचेस रिक्विजिशन डालूँगा। यहाँ पे वेंडर, यहाँ पे परचेसिंग ऑर्ग, एंटर प्राइस। अभी प्राइस इसका डालता हूँ मैं 300। ओके, तो अब सब कुछ हो गया। अभी इसमें क्या है, तो ये मटेरियल डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्राइस आया है, प्राइस कहाँ से आया है, यहाँ पे जाते हैं सर्विसेज में जाके यहाँ पे आप प्राइस डाल सकते हो। कॉस्ट सेंटर ये आ गया अपना पीआर से,
ओके यस हो गया। तो अभी इसको और पोस्ट करो। अभी इसके बाद में एक चीज़ है, वो है /OML81N। जैसे हम MIGO करते हैं, मटेरियल गुड्स रिसीट। MIGO का क्या मीनिंग है, उसका डिस्क्रिप्शन है गुड्स रिसिप्ट। गुड्स मतलब क्या, जो फिजिकल कुछ होना चाहिए उसको रिसीव करने के लिए। अभी ये ML81N क्या है, सर्विस एंट्री शीट। सर्विस एंट्री शीट मतलब क्या, सर्विस एंट्री शीट मतलब सर्विस को एंट्री करना है। ओके दैट्स इट, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें ये नहीं है। तो सर्विस एंट्री शीट के को बनाते वक्त ये क्या होता है, जब स्टोर वाला बंदा सर्विसेज रिसीव करता है, मतलब मेंटेनेंस हो गया समझो, उसके बाद में वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे डालेगा फोर्कलिफ्ट रिपेयर। ओके और फिर ये हमारा पीओ है राइट, नहीं ये 39 है। तो मैं पहले यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे पीओ डालूँगा, मेरा 39 है, इसको डाला, इसको नो करता हूँ तो ये चला जाएगा। हाँ अभी 39 पीओ आया, फिर इसको मैं न्यू करूँगा। अब मैं यहाँ पे डालूँगा फोर्कलिफ्ट। एक्सटर्नल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। सर्विस सिलेक्शन, तो ये पीओ में लेके जाएगा, इसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। ये मेरा पीओ में सर्विस है, इसको ले लो। अभी इसका क्वांटिटी कम कर दो, समझो 2 का ही अभी लिया है, 2 फोर्कलिफ्ट का ही अभी सर्विस हो गया तो 2 लिया। इसके बाद में इसको फ्लैग ये एक्सेप्ट करो कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ और सेव करो। सेव करने के बाद में ये देखो यहाँ पे एंट्री शीट, ये सर्विस एंट्री शीट नंबर आपका जनरेट हुआ। अगर आप आपके पीओ में जाओगे तो पीओ में देखो ये सर्विस एंट्री शीट एक पोस्टेड दिखेगा, और दूसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए बैकग्राउंड में 101 मूवमेंट टाइप पोस्ट होता है। तो सर्विस एंट्री शीट के 2 डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं, एक सर्विस एंट्री शीट और एक मटेरियल डॉक्यूमेंट फॉर फाइनेंशियल पोस्टिंग। ओके यहाँ तक समझ में आया? हाँ। ओके ग्रेट। अब आता है MIRO, इनवॉइस वेरिफिकेशन। ये तो हमें मालूम है, डोमेस्टिक में भी हमने किया था। तो पीओ नंबर लेना है, इनवॉइस यहाँ पे डालना है, इनवॉइस डेट, इनवॉइस डॉक्यूमेंट पे जो डेट था, इनवॉइस का नंबर, ये सब लिया। इसके बाद में मुझे ये जो अमाउंट है, ये सिर्फ टैक्स एक्चुअली यहाँ पे अभी सारे सेल्स वाले ही है, ये इंपोर्ट मतलब परचेस के टैक्स कोड है ही नहीं यहाँ पे। ओके तो मुझे ये लेना है, यहाँ पे डालना है। अभी शायद पोस्टिंग में थोड़ा इशू आ सकता है इसमें, क्योंकि टैक्स का थोड़ा झमेला है अभी यहाँ पे नहीं है। ठीक है अभी मैं इसको पोस्ट कर सकता हूँ, तो इसको मैं पोस्ट करता हूँ। तो ये मेरा आपका इनवॉइस डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ, यहाँ पे देखो। तो जो इनवॉइस आया था मेरी सर्विस एंट्री शीट के साथ में, या सर्विस जो देने आया था, सर्विसेज जिसने मेंटेनेंस किया उसने इनवॉइस भी दिया, वो इनवॉइस मैंने MIRO में जाके पोस्ट किया। और ये अब मेरा ये है इनवॉइस रिसिप्ट, ये वाला 5 वाला, ये है सर्विस एंट्री शीट, और ये 101 मूवमेंट है, वो सर्विस एंट्री शीट के बैकग्राउंड में एक मटेरियल डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है मेरा। बताओ अभी इसमें कुछ डाउट? नहीं। प्रणाल
अगर अपन लीन सर्विसेज में मटेरियल कोड बनाते हैं तो उसका मेगो कर सकते हैं क्या सर? नहीं नहीं नहीं, उसका भी मीगो नहीं होता। वो एसएपी ने अलग मटेरियल टाइप दिया है, उसका भी सर्विस एंट्री शीट ही करना पड़ता है। ML81 ओके उसका ML81 इनसे नहीं करते, फ्यूरी ऐप से करते हैं उसका एक्चुअली। सर्विस एंट्री शीट कर नाम का एक फ्यूरी ऐप है, लीन सर्विसेज ऐसा है उसके सामने, तो उससे सर्विस एंट्री शीट का पोस्टिंग करते हैं। ओके सब सेम है कंसेप्चुअली, सिर्फ ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। यहाँ पे मटेरियल आता है, और दूसरा है कि सर्विस एंट्री शीट GUI से नहीं फ्यूरी से पोस्ट करना पड़ता है। इसमें रिपोर्टिंग का क्या है, तो रिपोर्टिंग में सेम चीज़ है। हमने देखो एक हो MSRV, एक मिनट में देखता हूँ, MSRV5, हाँ, रिपोर्टिंग ऑन सर्विसेज। तो अभी सर्विस एंट्री शीट पोस्ट हुआ है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एंट्री शीट है ये, ओके। तो यहाँ पे जाके अब मैं देख सकता हूँ, ये मेरे एंट्री शीट पोस्टेड है, ओके। और दूसरा है कि अगर परचेस रिक्विजिशंस है तो वो भी मुझे यहाँ पे दिख सकती है, परचेस रिक्विजिशन, ये वाला और ये वाला। तो ये तरीका है, मतलब दिस इज़ अ ट्रांजैक्शन जहाँ पे MSRV5 करके, जहाँ पे सर्विसेज का पूरा रिपोर्टिंग मुझे दिखता है, ओके। तो सर्विस एंट्री शीट हर कंपनी में यूज़ होता ही है कंपलसरी, नो डाउट। ठीक है, प्रणल कुछ और डाउट? नो सर। फ्यूरी का रिपोर्ट है, मैनेज मॉनिटर परचेस ऑर्डर जो है हमने पहले देखा था ना, उसी में सर्विसेज का भी दिख जाता है, उसका कुछ अलग नहीं है। वो में भी एक बार अपन क्या करते, फ्यूरी एक्सेस करके वहाँ पे देख लेंगे एक बार। परचेस रिटर्न आई थिंक हमने किया था ना, बोलो बोलो क्या प्रणल? जो AC01 सर्विस मास्टर बनाते हैं उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन अपना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, उसका कुछ भी मतलब कॉन्फ़िगरेशन नहीं। नहीं नहीं, वो स्टैंडर्ड यूज करने का स्टैंडर्ड ही है ये, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा मतलब कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं। ये देखो, ये मटेरियल ग्रुप तो हम ऑलरेडी बनाते हैं, वैल्यूएशन क्लास भी बनाते हैं, ओके। बाकी इसमें कुछ करते नहीं हम लोग, डिस्क्रिप्शन डालते हैं बस। बाकी कौन से भी फील्ड का ज़्यादा मतलब यूज़ होता ही नहीं है इसका। ये SCC आइटम, ये HSN कोड है, अगर HSN कोड मेंटेन है सिस्टम में तो यहाँ पे सिलेक्ट करते बस। ओके परचेस रिटर्न आई थिंक हमने किया था ना लास्ट टाइम, हाँ किया था, याद आ रहा है मुझे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक मटेरियल रिजर्वेशन, ओके, इसमें मैंने कुछ डाला था, कहाँ गया क्या मालूम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अभी सर्विस के बाद में थोड़ा इन्वेंट्री देखते हैं, बाद में ऊपर के दो देख लेंगे हम लोग। ये हमने किया है ऑलरेडी, ये वाला। अभी हमने जो सर्विस का देखा ना, वो इट इज़ मोर ऑफ अ प्रोक्यूरमेंट, वो प्रोक्यूरमेंट साइड में। अभी इसके बाद में इन्वेंट्री भी आता है अपने पास, मतलब दो सब मॉड्यूल्स ऐसे बोल सकते हैं हम, प्रोक्यूरमेंट और दूसरा इन्वेंट्री। तो अब इन्वेंट्री में क्या आता है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, मेजरली मूवमेंट टाइप्स, मतलब मटेरियल का मूवमेंट जब होता है कंपनी में, दैट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। खरीद लिया, आने के बाद में उसको इंटरनल मूवमेंट कर रहे हैं, दैट इज
दॅट इज इन्व्हेंटरी मैनेजमेंट। इन्व्हेंटरी मैनेजमेंटमध्ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, तो बेसिकली फर्स्ट एकदम चालू करते तो वन स्टेप ट्रांसफ़र। तो अभी इसका क्या है, 311 मूवमेंट टाइप है, मूवमेंट टाइप। ये क्या करता है, स्टोरेज टू स्टोरेज ट्रांसफ़र करता है। थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, स्टोरेज टू स्टोरेज ट्रांसफ़र। हाँ, इसका मेन है वन स्टेप, वन स्टेप स्टोरेज टू स्टोरेज ट्रांसफ़र। फिर आता है, ये हो गया, मतलब मेरा मटेरियल है उसका 10 क्वांटिटी है, तो 10 क्वांटिटी के लिए मैंने, अगर मेरा 0001 स्टोरेज लोकेशन में है और मुझे उसको मूव करना है अलग स्टोरेज लोकेशन में जो कि 0002 है, तो मैं क्या करूँगा, 311 मूवमेंट टाइप MIGO में जाके डालूँगा और मटेरियल डाल के, क्वांटिटी डाल के, ये दोनों स्टोरेज लोकेशन डाल के मैं उसको ट्रांसफ़र करूँगा। ये MB52 है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किसका स्टॉक है नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, ये वैल्यूएटेड अनरेस्ट्रिक्टेड में 0 है, तो यहाँ पे 0 स्टॉक वाले लाइन आइटम दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या नो 0 लाइन आइटम, ये अगर मैंने किया तो अब दिखाएगा जिसका स्टॉक मेरे पास है। ओके, तो अब देखो इसका अनरेस्ट्रिक्टेड में मेरा स्टॉक है 50, ये RM1CP का, तो ये वाला मटेरियल मैं लेता हूँ। अभी पहले तो मैं देखूँगा ये कितने स्टोरेज लोकेशन में असाइंड है, तो उसके लिए MMSC, ये ट्रांजैक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। MMSC में मैंने मटेरियल डाला, मुझे क्या दिख रहा है, 17(1)A 17(1)B, ऐसे दोनों जगहों पर ये मटेरियल है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला मटेरियल का मूवमेंट करूँगा मैं। अभी ये 17(1)A में है, ओके, इसको कॉपी करके अपनी एक्सेल में डाल लेता हूँ मैं। यहाँ पे 17(1)A, यहाँ पे 17(1)B। तो मुझे क्वांटिटी, अभी इसका टोटल क्वांटिटी कितना है, अभी A में है 50, B में भी 50 है, ओके, A में 50 है। तो अब मैं इसका 50 में से 25 क्वांटिटी मूव करूँगा, यहाँ पे अभी 25 है, ओके। अब मैं इसी मटेरियल को MMB में ओपन करता हूँ, थोड़ा देखने के लिए इजी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, तो मैं A का B में अभी मूव करूँगा। तो मूव करने के लिए मुझे क्या करना है, अभी 311 मूवमेंट टाइप, ये वन स्टेप स्टोरेज टू स्टोरेज ट्रांसफ़र है। तो मैं अब यहाँ पे जाता हूँ, MIGO, यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग, अभी यहाँ पे मुझे मटेरियल डालना है मेरा, ये वाला मटेरियल है मेरा, ये मैं यहाँ पे डालता हूँ। यहाँ पे 17(1)A 1710, यहाँ पे 1710 ही है, सॉरी, सबसे इम्पोर्टेंट ये चेंज करो, 311 करो इसको। ओके, अब देखो मटेरियल डाला, प्लांट एक जगह पे डाला, वेयर में जाके चेंज करो 311। ओके, ये है 1710। अभी यहाँ पे 171A डालो, ये फ्रॉम लोकेशन जहाँ से मूव करना है, और यहाँ पे 171B डालो, ये आपने कर दिया। अभी स्टॉक डालो, स्टॉक मुझे मूव करना है 25। अब मेरा काम हो गया है। अब मैं इसको चेक करूँगा,
इज़ लॉक्ड। अभी लॉक्ड मतलब क्या है, कहीं पे अगर मैंने इसको चेंज मोड में खोला है तो ये होता है। अभी ये वाला है ना, इसकी वजह से उसको लॉक आ रहा है, तो इससे बाहर आता हूँ मैं। ओके, अब देखो। ओके, अभी मेरा स्टॉक जो था, मैंने अभी देखा था, पहले तो ये बंद करता हूँ। ओके, मेरा स्टॉक जो है वो 50-50 है दोनों तरफ। ओके, 50-50। अब मैं इसका जो पोस्टिंग है इसको पोस्ट करता हूँ। अब देखो क्या होगा। बी में 75 हो गया और यहाँ पे 25 हो गया। ये यूजुअली कब करते हैं, जब मेरे प्लांट में कोई मटेरियल में एक जगह से, मतलब एक स्टोरेज लोकेशन से दूसरी स्टोरेज लोकेशन में जाके शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसका यूज़ करता हूँ। ओके, तो ये समझ में आया आपको? यस। तो ये होता है मूवमेंट टाइप। बेसिकली हमने देखा है 101 मूवमेंट टाइप भी देखा है हमने, जो नॉर्मल डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट में हिट होता है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ मैन्युअली आके डालना पड़ता है। सो विनीत, प्रणल, ओके क्लियर। ओके। अब है 2 स्टेप वाला। अब क्या होता है कि कोई बंदा ऐसे करेगा कुछ। अभी क्या होता है कि हर एक वेयर हाउस का मोस्टली एक एक वेयर हाउस मैनेजर होता है, अगर बड़े वेयर हाउसेस हैं तो। अब वेयर हाउस ए है और वेयर हाउस बी है। अभी समझो वेयर हाउस ए वाले ने कुछ झोल झमेला किया है या उससे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो वो ऐसा भी कर सकता है कि उतना क्वांटिटी बी में शिफ्ट कर दो, तो बाद में कोई ज़्यादा उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। सबको क्या लगेगा, बी से मिसप्लेस हो गया, या बी में क्वांटिटी दिख रहा है कि इन स्टॉक है नहीं, ऐसा होगा। तो यहाँ पे बी वाले पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो इसलिए कुछ कंपनीज करती है 2 स्टेप। 2 स्टेप में क्या होता है, 2 मूवमेंट टाइप होते हैं। एक भेजने वाला करता है रिमूवल फ्रॉम स्टोरेज, ये होता है 312, सॉरी 313 है ये, एंड 315। एक मिनट में एसएपी में एक बार देखता हूँ इसको। ये 1 स्टेप रिवर्सल है, रिमूवल फ्रॉम स्टॉक। 313 एंड 315। ओके, अभी 313 इज रिमूवल ऑफ स्टॉक और 315 इज प्लेसमेंट ऑफ स्टॉक। अभी इसमें क्या होगा, 313 जब करूँगा तो यहाँ से मटेरियल निकलेगा, और 315 करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तब तक वो इन ट्रांजिट दिखाएगा, मतलब अभी पहुँचना है इसको, ऐसे करके दिखाएगा। ओके, तो अब इसका भी एक ट्रायल लेके देखते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेम ट्रांसफ़र पोस्टिंग में आके ऑर्डर लेके यहाँ पे 313 वेयर में 313 आ गया। अभी यहाँ पे मटेरियल डालूँगा, यहाँ पे प्लान डालूँगा, यहाँ पे मेरा लोकेशन और यहाँ पे भी मेरा लोकेशन, तो लगभग सारी चीज़ें सेम ही है। और यहाँ पे मैं 10 डालता हूँ। अब क्या होगा देखो, इसको चेक करता हूँ मैं। अब यहाँ पे स्टॉक को ऑब्जर्व करना आप, यहाँ से 10 कम हो जाएगा लेकिन यहाँ पे बढ़ेगा नहीं। ये पोस्ट करता हूँ, अब देखो ये 75 ही रहेगा, लेकिन ये 10 से कम हो गया। वो 10 कहाँ गया फिर, यहाँ पे आओ, ये देखो ट्रांसफ़र, स्टोरेज लोकेशन ट्रांसफ़र 10। अब ये इसके सामने दिखा रहा है क्योंकि इसमें रिसीव करना है। तो अब रिसीविंग के टाइम पे क्या है,
तो यहाँ पे इन ट्रांजिट वाला यहाँ पे दिखा रहा है अभी। तो रिसीविंग के टाइम पे क्या है कि तो यहाँ पे 5 लेना है, अभी यहाँ पे डालो मटेरियल, यहाँ पे 5 आया है। एक बार यहाँ पे हमेशा देखना वेयर में 5 आया नहीं आया। वन 1710 ये लिया लोकेशन, ये लिया दूसरा लोकेशन। अब ये ये डेस्टिनेशन है, यहाँ पे हमेशा पढ़ना आप लोग, ये डेस्टिनेशन है। हमारा डेस्टिनेशन 171B है, मतलब जहाँ पे लेके जाना है। और फ्रॉम कहाँ से, 171A से है। तो थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज हो गया, पहले फ्रॉम यहाँ पे और डेस्टिनेशन यहाँ पे था, अभी वो उल्टा हो गया। अब यहाँ पे जाके कितना था मेरा, 10 डाला, पोस्ट किया। अब यहाँ पे देखो आ गया 10 यहाँ पे। तो ये है 2 स्टेप। तो ये किस लिए होता है कि समझो मैंने मेरे वेयरहाउस से मटेरियल निकाला, तो दूसरे को कंफर्म करना है कि उसने रिसीव किया, तब तक उसके वेयरहाउस में मटेरियल नहीं दिखेगा। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो, समझो मैं हूँ बी वाला और प्रणल है ए वाला, ए वेयरहाउस वाला। तो मैंने बोला प्रणल को, प्रणल मुझे 10 स्टॉक चाहिए, तो मैंने मे बी उसका एक प्रिंट आउट निकाल के उसको दे दिया। ओके, तो मैं प्रणल के पास गया और प्रिंट आउट दे दिया। फिर प्रणल ने रिमूवल किया स्टॉक का 10 क्वांटिटी का। तो अभी प्रणल के पास क्या है, डॉक्यूमेंट है कि मैंने दिया है, सिस्टम में भी दिख रहा है मैंने दिया है, और हाथ में भी डॉक्यूमेंट है मैंने दिया है। अभी जिसने लिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको उसके वेयरहाउस में इन करने की 1315 से। अगर वो इन करेगा तो ही उसके इसमें दिखेगा, नहीं तो वो हवा में, इन ट्रांजिट में अभी तक पहुंच ही रहा है। तो वहाँ पे ट्रैकिंग होगा कि ए वाला बोलेगा देखो मैंने दे दिया है, अब मुझे मालूम नहीं कुछ भी, और फिर बी वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ओके, ऐसा समझ में आ गया ये? यस। ओके, अभी इसमें ना ये स्टोरेज टू स्टोरेज था, अभी प्लांट टू प्लांट भी होता है। 1 स्टेप प्लांट टू प्लांट। ओके, 1 स्टेप प्लांट टू प्लांट का ट्रांजैक्शन ईजी है, 301। अभी यहाँ पे क्या होगा, 1710 प्लांट है अपना, और दूसरा प्लांट समझो 1720 है, तो इनमें ट्रांसफ़र हो सकता है। अभी 2 स्टेप के लिए क्या है, 2 स्टेप के लिए रिमूवल फ्रॉम लोकेशन है, यहाँ पे प्लांट, प्लेसमेंट ऑफ प्लांट स्टॉक इन प्लांट, और यहाँ पे सेम होगा, सेम सारी चीज़ें, सिर्फ स्टोरेज लोकेशन की जगह पे प्लांट आएगा। तो ऑब्वियसली प्लांट के अंदर स्टोरेज लोकेशन ही होता है, लेकिन 2 अलग प्लांट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हो। समझो एक प्लांट बी को रॉ मटेरियल चाहिए, और प्लांट बी समझो 2 किलोमीटर दूर है मेरे इससे, प्लांट ए से। तो प्लांट पी वाला रिक्वेस्ट डालेगा कि मुझे कितना, 500 1 टन मटेरियल चाहिए, ऐसा वो बोलेगा। तो वो रिक्वेस्ट या वो इनिशिएट जो किया है वो इसको देगा, डॉक्यूमेंट मेल करेगा। तो ये क्या करेगा, ट्रक में भर के रिमूवल कर देगा, या 303 एंड 305, और 303 करेगा और बोलेगा मैंने मटेरियल भेज दिया। अभी बीच में समझो मटेरियल गायब हो गया, फैक्ट्री से निकला और कोई चोरी कर लिया, तो प्रॉब्लम है। तो 303 वाला सेफ हो जाएगा, क्यों, डॉक्यूमेंट भी है मेरे पास, कंफर्मेशन है कि मैंने मटेरियल भेज दिया। अभी 305 वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पहुंचा नहीं पहुंचा वो सब। ओके, ये सिस्टम में नहीं कर पाएंगे बिकॉज 2 प्लांट्स नहीं है अपने पास, लेकिन कंसेप्ट सेम है पूरा। ओके,
ओके 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 ग्रेट.